हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का इस बोर्ड स्पेसिफिक वीडियो में। स्टूडेंट्स, इस पार्टिकुलर लेक्चर में हम लोग क्लास 10th बायोलॉजी का सेकेंड चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को समझने की कोशिश करेंगे, स्पेशली बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, और साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट बोर्ड के PYQs भी देखेंगे जिससे कि आने वाले बोर्ड एग्जाम में हमें मैक्सिमम एडवांटेज मिल सके। तो चलिए बिना देर किए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन, अच्छा मैंने इंट्रोडक्शन देना मैं भूल गया इस अपने बारे में बताना शुरू में। कोई बात नहीं, इस पूरे लेक्चर को आप देख लीजिए और एंड में जब पूरी तरह से ये लेक्चर देख लेंगे आप, सेकंड पार्ट भी आपका खत्म हो जाएगा और फिर मैं दूसरी वीडियो लेके आऊँगा, तो वहाँ मैं आप प्रॉपर इंट्रो दे के तब शुरू करूँगा। तब तक आप इस वीडियो को देखिए एंड देन जज करिए कि क्वालिटी कैसी है, क्या आपको समझ में आ रहा है, क्या आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं इसको समझने के बाद, एंड देन आई विल डू दी फॉर्मेलिटीज़। तो लेट अस स्टार्ट। पहले मैं अपने आप को स्क्रीन से हटा लूँ, फिर आपको मैं एक एक करके समझाऊंगा। होप यू ऑल विल अंडरस्टैंड। कैसा लगेगा आपको समझने के बाद ज़रूर आप रिएक्ट करके मुझे बताइएगा लास्ट में। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। तो देखिए, इस पूरे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर को आसानी से समझने के लिए हमने इसे दो मेन पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। पहले पार्ट्स में हम लोग प्लांट्स के अंदर समझते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कैसे होता है, तो दूसरे पार्ट्स में देखेंगे कि एनिमल्स स्पेशली ह्यूमन बींग्स कैसे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को परफॉर्म करते हैं। लेकिन ये दोनों बातें हमें तभी समझ में आएंगी जब पहले हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की कुछ बेसिक्स समझ लें, जैसे कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का मीनिंग क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, और ये हमारे पहले चैप्टर लाइफ प्रोसेस से कैसे जुड़ा है। ये जब बातें हम समझ लेंगे तो फिर प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में समझना हमें बहुत ही ज़्यादा आसान लगेगा। ये पूरे चैप्टर में हमें ये चीज़ ध्यान में लेके चलना है कि जो भी डिस्कशन, जो भी एक्सप्लेनेशन हम करेंगे या समझेंगे, उसका जो डेप्थ होगा वो सिर्फ बोर्ड के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होगा, यानी कि बोर्ड लेवल का ही होगा। जो हमारे सिलेबस में लेवल मेंशन्ड है उसी के अकॉर्डिंग उतने ही डेप्थ में जाके हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो आपको भी इस बात का ध्यान रखना है। तो चलिए हम लोग बिना देर किए बेसिक्स समझना शुरू करते हैं। देखिए, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन नाम आप तो पहले भी सुने होंगे, इवन डेली लाइफ में भी आप कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हर जगह परफॉर्म करते हैं। अगर मैं आपको यहाँ पे लेक्चर ले रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, तो मैं कुछ बोल रहा हूँ, साथ ही में मैं कुछ लिख रहा हूँ। इस पार्टिकुलर टास्क को जो मैं कर रहा हूँ करवाने में भी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का रोल है। आप देखिए, अगर आप किसी से बात करते हैं तो आपको कितना करना है, कितने पे आपको रुकना है, तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि देयर इज़ ऑलवेज सम कंट्रोल इनसाइड योर बॉडी। अगर वो कंट्रोल नहीं होगा तो आप उस टास्क को कंप्लीट तरीके से, सही तरीके से कर ही नहीं पाएंगे। और जब वो आप कंट्रोल दिखाते हैं तो वो सिर्फ एक आर्गन की या एक चीज़ की वजह से नहीं होता, उसमें कई सारे आर्गन्स के बीच में एक कंट्रोल बनता है। तो जब कई सारे ग्रुप्स के बीच में एक कंट्रोल इस्टेब्लिश होता है तो उसे ही हम कोऑर्डिनेशन कहते हैं। ओके, तो ये तो इसका लिटरल मीनिंग हो गया। आपको इसको और बेटर समझना है तो कोई गेम का एग्जांपल आप ले सकते हैं, लाइक फुटबॉल का, कि कैसे एक प्लेयर एक फुटबॉल को हिट करता है, फिर दूसरा प्लेयर के पास भी बहुत ज़्यादा पावर है हिट करने का, बट वो एक कंट्रोल्ड वे में करता है। फिर ये दोनों प्लेयर जब आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं तो फिर तीसरे के साथ मिलकर फिर ये गोल कर पाते हैं। तो एक्चुअली कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हमारे डेली लाइफ में हमेशा एट वर्क आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो ये तो इसका लिटरल मीनिंग हुआ। अब आप आइए समझते हैं इसका फर्स्ट चैप्टर से कैसे रिलेशन है। ओके, एक एक करके ध्यान से समझेंगे, आपको बस पेशेंस के साथ सुनना है अच्छे तरीके से। देखिए, जो आपका पहला चैप्टर है लाइफ प्रोसेस, आपने उसमें कुछ एसेंशियल चीज़ें पढ़ी थी कि लाइफ प्रोसेसेस लिविंग ऑर्गेनिजम्स स्पेशली प्लांट्स एंड एनिमल्स अपने सर्वाइवल के लिए परफॉर्म कर रहे थे। उसमें आपने न्यूट्रिशन से लेके एक्सक्रीशन तक 4 मेन लाइफ प्रोसेसेस लगभग पढ़ा था। आपने ये सीखा था कि जितने भी लाइफ प्रोसेसेस हैं वो सारे के सारे लाइफ प्रोसेसेस एक सिस्टम की हेल्प से परफॉर्म होते थे। सिस्टम लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ये सारे सिस्टम हेल्प करते थे। और वो सिस्टम किससे मिलके बने होते थे? ग्रुप ऑफ आर्गन्स से मिलके बने होते थे। ग्रुप ऑफ आर्गन्स मिलके सिस्टम बनाते हैं, ये तो आपने पहले 9th में भी पढ़ रखा है कि सेल्स मिलते हैं तो टिश्यूज़ बनते हैं, टिश्यूज़ मिल करके ऑर्गन्स बनते हैं, आर्गन से आर्गन सिस्टम और आर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म। तो वही सिस्टम लाइफ प्रोसेस को परफॉर्म करवाता था। अब ये लाइफ प्रोसेस करना क्यों जरूरी था लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए? क्योंकि वो सर्वाइव कर पाएंगे, अपने सर्वाइवल के लिए एसेंशियल लाइफ प्रोसेस को परफॉर्म करते थे। अब आपने पढ़ा था वहाँ पे जितने भी आर्गन्स के बारे में, आपने कहीं पे भी ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, न्यूरॉन्स या आपके जो सेंसरी आर्गन्स हैं उनके बारे में तो आपने कहीं पे भी नहीं पढ़ा। वो भी तो एक ग्रुप ऑफ आर्गन्स हैं और वो भी मिलकर के कोई एक सिस्टम बनाते होंगे। क्या सिस्टम बनाते होंगे वो? उसी सिस्टम का नाम है नर्वस सिस्टम। तो ये नर्वस सिस्टम आप पहले भी सुने हैं, बट शायद आपको नहीं मालूम होगा कि नर्वस सिस्टम क्या करवाता है।
तो एक्चुअली ये नर्वस सिस्टम ही एक टास्क जो सबसे मेन है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन उसको करवाता है। यानी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को कौन अचीव करवाता है? नर्वस सिस्टम। अब ये नर्वस सिस्टम अगर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को करवा रहा है और ये सिस्टम है तो जाहिर सी बात है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन भी एक तरह का लाइफ प्रोसेस ही हुआ। एग्जैक्टली कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन भी एक एसेंशियल लाइफ प्रोसेस ही है जिसको लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने सर्वाइवल के लिए ही परफॉर्म करता है। यानी हम अगर पढ़ रहे हैं, आपसे बातें कर रहे हैं, तो हमारे बॉडी के अंदर लगातार कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हो रहा है, अदरवाइज हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ओके, तो इस तरीके से ये पर्टिकुलर टॉपिक हमारे फर्स्ट चैप्टर से जुड़ा हुआ है। अब आप समझिए इसमें आगे कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं अगर वो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं। देखिए हमारे चारों तरफ हमेशा कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट, कोई ना कोई ऐसी लिविंग या नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट देखने को मिलता रहता है जिसे हम इन्वायरमेंट कहते हैं। हमारे चारों तरफ की जो भी चीज़ें हैं और वो बनी होती हैं दो तरह के कंपोनेंट से, बायोटिक और एबायोटिक। बायोटिक में सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स आ जाएंगे, फ्लोरा एंड फौना सारे आ जाएंगे, और एबायोटिक में क्या आएगा? आपके नॉन लिविंग कंपोनेंट्स जैसे एयर, वाटर, सॉइल, ये सब आएगा। तो इन्वायरमेंट में जो ये कंपोनेंट्स हैं बायोलॉजी में, इन्हें हम स्टिमुलस या स्टिमुलाई का नाम देंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर में। लेकिन हमें ध्यान रखना होगा कि सारे कंपोनेंट्स को हम स्टिमुलस या स्टिमुलाई नहीं बोलेंगे। एक्चुअली इन्वायरमेंट के वो कंपोनेंट्स जिनके वजह से हमें या कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म को कोई रिस्पॉन्स देना होता है या कुछ रिस्पॉन्स या कुछ रिएक्शन जनरेट करते हैं, वही ऑब्जेक्ट या वही पर्टिकुलर पार्ट इन्वायरमेंट का स्टिमुलस या स्टिमुलाई कहलाएगा। सारे स्टिमुलस नहीं माने जाएंगे। जिसको हम सेंस कर लें, जिसको सेंस करके कुछ हम रिएक्शन दें, उसे ही हम स्टिमुलस या स्टिमुलाई मानेंगे। ओके, अब आप समझिए जो स्टिमुलस होता है उसको सेंस करके तो हम रिस्पॉन्स दे रहे हैं, ठीक है, बट इसके बीच में भी कुछ हो रहा है। क्या हो रहा है कि जो स्टिमुलस था पहले हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स या प्लांट हो या एनिमल हो, पहले उस स्टिमुलस से, इन्वायरमेंट के उस पार्ट से क्या करेंगे? इंटरेक्शन करेंगे। इंटरेक्शन करने के बाद ही तो हमारा रिस्पॉन्स या रिएक्शन डिसाइड होगा। जैसे अगर सनलाइट आ रहा है सन से, अगर उसकी इंटेंसिटी बढ़ गई सनलाइट की, तो हमारा रिस्पॉन्स क्या होगा? हम सनलाइट से बचने की कोशिश करेंगे या हम अम्ब्रेला वगैरह का यूज़ करेंगे। तो जो ये हमारा रिस्पॉन्स हुआ वो हमारे सनलाइट के इंटरेक्शन से डिसाइड हुआ। तो हमारा इंटरेक्शन ये डिसाइड कराता है कि हमारा रिस्पॉन्स कैसा होगा। अब इस इंटरेक्शन को हेल्प कौन करेगा? इंटरेक्शन तो हमने किया बट उसमें प्रोसेसिंग की भी तो ज़रूरत पड़ेगी। अब हमने सनलाइट से इंटरेक्शन किया, सनलाइट को हमने फील किया, अब वो सनलाइट हमारे लिए कितना हार्मफुल है नहीं है इसकी प्रोसेसिंग कौन करेगा? तो हमारे दो एसेंशियल ऑर्गन्स लाइक ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड आपको हेल्प देंगे, और इन्हीं से जनरेट होगा हमारा रिस्पॉन्स, जो कि इफेक्टर के थ्रू, इफेक्टर यहाँ मसल होगा, इसको लेके हम आगे बताएंगे आपको, इसके थ्रू हमारा रिस्पॉन्स आएगा। ओके, और ये स्टिमुलस से लेके इफेक्टर तक का जो रिस्पॉन्स होगा एक ट्रांसफ़र होगा इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के फॉर्म में थ्रू न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स मतलब नर्व सेल्स, जो कि हमारा पूरे नर्वस सिस्टम का यूनिट माना जाएगा। अभी हम आगे इसके बारे में पढ़ेंगे। अब ये जो न्यूरॉन्स हैं ये डिफरेंट टाइप्स के होंगे, हम आगे ये भी देखेंगे, बट बिफोर दैट आप ये समझिए कि जो ये स्टिमुलस हैं, जो बाहर के ऑब्जेक्ट जिनको देख के कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म कोई ना कोई रिएक्शन देता है, वो स्टिमुलस को सेंस करने वाले, उस स्टिमुलस को रिसीव करने वाला भी तो कोई होना चाहिए। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी होते हैं उनमें अलग अलग तरह के रिसेप्टर्स होते हैं। ह्यूमन बीइंग के केस में बात करें तो हमारे जितने सेंस आर्गन हैं ठीक उतने ही रिसेप्टर्स हमारे बॉडी में हैं। रिसेप्टर्स क्या होते हैं? दे आर स्पेशलाइज्ड सेल्स जो हमारे सेंस आर्गन में ही प्रेजेंट होते हैं। उनका काम होता है स्टिमुलस को सेंस करना। अगर आपको कुछ रिसेप्टर्स के नाम कोई पूछे तो आप आसानी से बता सकते हैं। आपके जितने सेंस आर्गन हैं उतने ही रिसेप्टर हैं। अगर आपके 5 सेंस आर्गन हैं तो आपके 5 रिसेप्टर्स होंगे। एक एक करके सबके नाम क्विकली हम आपको बता देते हैं। देखिए, अगर आपका एक सेंस आर्गन उठाएं हम सबसे पहले आई, तो आई में कौन सा रिसेप्टर होगा? फोटो रिसेप्टर होगा। फिर हम लें आपका टंग, जिससे हम टेस्ट का फीलिंग लेते हैं, तो उसमें हमारा कौन सा रिसेप्टर होगा? गस्टेटरी रिसेप्टर होगा। फिर उसके बाद हम लोग लें ईयर, तो ईयर में कौन सा रिसेप्टर होगा? फोनो रिसेप्टर होगा। ईयर के बाद हम लोग ले लें स्किन, जो कि हमारे बॉडी का सबसे बड़ा सेंस आर्गन है, तो उसमें कौन सा रिसेप्टर होगा? उसमें थिग्मो या थीमो रिसेप्टर पाया जाता है, जो कि टच को फील कराएगा। आपके 4 तरह के रिसेप्टर हो गए।
फिर एक आपका हो गया, आपने देखने का कर लिया, सुनने का कर लिया, टेस्ट का कर लिया, 1 2 3 4 हो गए। और पांचवा आपका होगा कौन सा रिसेप्टर? ऐसा रिसेप्टर जिसे आप किसी चीज़ को स्मेल करते हैं और उसे आप बोलेंगे ऑल्फैक्टरी। नोज में जो आपके होता है ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। तो इतने बॉडी में आपके रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे और ये रिसेप्टर किस में हेल्प करेंगे? आपको जो भी आपके बाहर के स्टिमुलस हैं उसको सेंस करने में करेंगे। और जो हमारे रिसेप्टर्स हैं जो स्टिमुलस को सेंस करते हैं, अगर कोई ऐसा स्टिमुलस आ जाए जिसको वो सेंस नहीं कर पा रहे हैं तो फिर उस स्टिमुलस को हम स्टिमुलस मानेंगे ही नहीं। क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि उनसे हमें हमारे बॉडी में हमारी बॉडी उनको देख के रिएक्शन जनरेट ही नहीं करेगी। ओके, तो हमें ये समझना है कि दुनिया में जितने भी तरह के ऑब्जेक्ट हैं हम सबको स्टिमुलस या स्टिमुलाई नहीं मान सकते। जिसको देख के हम रिएक्शन जनरेट करेंगे या हम या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसके लिए वही स्टिमुलस का काम करेगा, अदरवाइज दूसरा कोई स्टिमुलस नहीं होगा। ओके, तो ये आप ध्यान रखिएगा, बार बार ये वर्ड यूज़ होगा स्टिमुलस या स्टिमुलाई, इसी का प्लुरल है। जब कई सारे स्टिमुलस आते हैं तो उनको स्टिमुलाई कहते हैं। रिसेप्टर्स वर्ड से आप फेमिलियर हो गए। प्रोसेसिंग होती है जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का काम है। फिर इफेक्टर के थ्रू रिस्पॉन्स हम देते हैं। इफेक्टर हमारा मसल्स ही होता है। ओके, इसको डिटेल में जब हम पढ़ेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एनिमल्स के अंदर तो समझेंगे अच्छे तरीके से। आई थिंक आपको इतनी बात समझ में आ गई क्लियरली। देखिए अब इसके आगे एक बार क्विकली थोड़ा और जान लेते हैं कि प्लांट्स जो होते हैं उनके लिए डिफरेंट स्टिमुलस होते हैं। जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया ना कि सभी ऑर्गेनिजम्स के लिए सारे स्टिमुलस एक जैसे नहीं होंगे। हो सकता है कि किसी के लिए कोई स्टिमुलस हो, मतलब उसको देख करके उसको फील करके वो कुछ रिएक्शन देता हो, तो वही दूसरा ऑर्गेनिज्म उसको देख के कुछ रिएक्ट ही नहीं कर पा रहा हो, उसको सेंस ही नहीं कर पाता हो, तो उसके लिए वो स्टिमुलस नहीं माना जाएगा। तो वही यहाँ पे लिखा है कि प्लांट्स के लिए डिफरेंट स्टिमुलस होते हैं और एनिमल्स के लिए डिफरेंट स्टिमुलस होते हैं। अब एग्जाम्पल में आपको आगे मैं समझाऊंगा। तो जो डिफरेंट स्टिमुलस होते हैं प्लांट के लिए, तो प्लांट फिर डिफरेंट तरीके से रिएक्शन भी देगा। और एनिमल के लिए अगर डिफरेंट स्टिमुलस हैं तो फिर डिफरेंट तरीके से रिएक्शन एनिमल भी देगा। एक्चुअली इसके पीछे एक और भी रीज़न है कि जो प्लांट्स होते हैं वो डिफरेंट रिएक्शन से रिस्पॉन्स इसलिए भी देते हैं कि उनको रिस्पॉन्स दिलाने में सिर्फ एक ही सिस्टम हेल्प करता है, विच इज़ नथिंग बट अ हार्मोनल सिस्टम। ओके, और एनिमल के केस में जो रिस्पॉन्स जनरेट होता है उसके पीछे 2 सिस्टम का रोल होता है। अभी हमने देखा नर्वस सिस्टम, उसका तो रोल है ही। उसके अलावा इंडोक्राइन सिस्टम जो हार्मोनल सिस्टम का काम करता है, जो केमिकल वे में रिस्पॉन्स जनरेट कराता है, उसका भी रोल होता है। तो ये दोनों चीज़ हम आगे चल के डिटेल में देखेंगे। तो फ्रेंड्स इतना बेसिक था, आई थिंक आप सभी लोगों को इतना बेसिक समझ में आया होगा। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का यही बेसिक था। इसके बाद हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्लांट्स के अंदर कैसे होता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो चलिए देखते हैं प्लांट्स के अंदर कैसे होता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। स्टार्ट करेंगे प्लांट से, फिर पढ़ेंगे एनिमल्स के अंदर। तो देखिए यही पूरे चैप्टर का हमारा ओवरव्यू है। एक्चुअली कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हम पहले प्लांट्स में जा रहे हैं देखने, जिसमें हम देखेंगे कि प्लांट्स इस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को स्पेशली अपने मूवमेंट्स के थ्रू रिस्पॉन्स दे के करते हैं, और वो मूवमेंट्स उनका हो पाता है विद द हेल्प ऑफ हार्मोन्स। एनिमल के केस में 2 सिस्टम का हेल्प मिलेगा, जैसा मैंने आपको पहले बता रखा है, नर्वस सिस्टम और इंडोक्राइन सिस्टम। ओके, तो एनिमल्स के अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन थोड़ा सा कम्प्लेक्स होगा एज कम्पेयर टू प्लांट्स। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग प्लांट से समझना, फिर एक एक करके एनिमल्स तक भी हम लोग पहुँचेंगे। ओके, तो चलिए देखिए प्लांट्स के अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कैसे होगा। इसके लिए सबसे पहले तो एक स्टिमुलस होना चाहिए। स्टिमुलस मैंने आपको पहले समझा रखा है ऑलरेडी कि वो कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऐसी वस्तु जिसको सेंस करके कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म कुछ रिएक्शन जनरेट करता है, कुछ रिएक्शन देता है। तो स्टूडेंट्स प्लांट के केस में स्टिमुलस बहुत ही लिमिटेड होते हैं। लिमिटेड का मतलब बहुत ही उनकी संख्या कम है। जैसे लाइट है एक स्टिमुलस प्लांट के लिए, वाटर है प्लांट के लिए, ग्रेविटी स्टिमुलस का काम कर सकती है प्लांट के लिए, कुछ केमिकल्स ऐसे हैं जो स्टिमुलस का काम करेंगे, और कोई टच या किसी तरह का उनको कोई सपोर्ट मिले तो वो भी उनके लिए स्टिमुलस का काम करेगा। तो प्लांट्स के लिए स्टूडेंट्स लिमिटेड स्टिमुलस होते हैं। अगर आप प्लांट को जाके स्लैप करेंगे तो वो उसके लिए स्टिमुलस का काम नहीं करेगा। तो इसलिए हम मानते हैं कि प्लांट के अंदर जो रिएक्शन करने का या रिस्पॉन्स देने की एबिलिटी है वो लिमिटेड है, क्योंकि उसके पास उसको सेंस करने की जो एबिलिटी वो लिमिटेड है। ओके, तो ये देखिए कि प्लांट इस जितने भी स्टिमुलस हैं
उनको सेंस करने के बाद आखिर रिएक्शन या रिस्पॉन्स कैसे दे पाता है, उसके बीच में क्या होता है। तो देखिए, प्लांट्स को पहले स्टिमुलस मिला, तो जैसे ही प्लांट्स को कोई स्टिमुलस मिलता है या स्टिमुलस को वो सेंस करता है, तो उसके बाद उसके बॉडी में हार्मोन्स रिलीज होता है। प्लांट के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन्स रिलीज होते हैं और वो हार्मोन्स रिस्पॉन्स जनरेट कराने में हेल्प करेंगे। बट प्लांट रिस्पॉन्स कैसे देता है? प्लांट रिस्पॉन्स चाहे किसी भी तरह का स्टिमुलस हो, उसका रिस्पॉन्स ग्रोथ के फॉर्म में होता है। ये आपको एकदम याद करना है अच्छे से। जैसे कि ह्यूमन बींग्स का अगर केस होता तो उसमें उसका रिस्पॉन्स कैसा होता? ह्यूमन बींग रिस्पॉन्स बोल के भी दे सकता था, स्पीकिंग करके। ह्यूमन बींग्स चिल्ला करके भी रिस्पॉन्स दे सकता था। ह्यूमन बींग्स दौड़ के भी रिस्पॉन्स दे सकता था। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्स ह्यूमन बींग्स के केस में या एनिमल्स के केस में पॉसिबल है। बट प्लांट के केस में रिस्पॉन्सेस स्टिमुलस के वजह से जो होगा वो ग्रोथ के टर्म में होगा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रोथ होगा। कई बार स्टिमुलस की तरफ ग्रोथ हो जाएगा, कई बार उसके अपोजिट साइड में ग्रोथ होगा, कई बार हर तरफ से ग्रोथ हो जाएगा। बट ग्रोथ के ही फॉर्म में प्लांट जो होता है वो स्टिमुलस के प्रति अपना रिस्पॉन्स दिखाता है। ओके, तो आपको इतना याद रखना है। तो ये आपका मैकेनिज्म हुआ। हालांकि ये जो हार्मोन्स की वजह से जो ये ग्रोथ हो रहा है, मतलब जो रिस्पॉन्स जनरेट हो रहा है, वो बहुत ही ज़्यादा स्लो होगा। ये ज़रूर आपको ध्यान रखना है। प्लांट्स के अंदर क्यों स्लो होगा रिस्पॉन्स? स्टिमुलस के बाद रिस्पॉन्स प्लांट का स्लो क्यों आएगा? बिकॉज प्लांट डज नॉट हैव नर्वस सिस्टम। क्योंकि नर्वस सिस्टम आपको मालूम है इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के ऊपर काम करता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा क्विकली वर्क करता है, बहुत फास्ट होता है। ऐसा प्लांट के अंदर नहीं है। प्लांट के अंदर हार्मोनल सिस्टम है और उसका एक्शन होने में काफ़ी समय लगता है और वो स्लोली और ग्रेजुअली होता है। ओके, तो प्लांट स्लो रिएक्शन दिखाता है, एक चीज़। बट इनसाइड द प्लांट कुछ ऐसे सेल टू सेल इंटरेक्शन होते हैं जो कि बहुत ही फास्ट होते हैं और एक्चुअली वाटर लेवल से वो रेगुलेट होते हैं। अगर पानी की अमाउंट कम हो जाएगी लिप्स में तो उसकी पोर्स ओपन होना, क्लोज होना, जैसे आपने पढ़ा है गार्ड सेल करता है लिप्स के पोर को ओपन और क्लोज, स्टोमेटा को क्लोज करता है, ओपन करता है। तो वो सारे एक्शंस तो बहुत क्विकली होते हैं, वो केमिकल्स मैसेंजर्स के थ्रू हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि प्लांट क्विक एक्शन नहीं कर पाता। प्लांट के इनसाइड जो सेल टू सेल इंटरेक्शन होते हैं वो क्विक हो जाते हैं, होते हैं। बट जो बाहर के स्टिमुलस हैं कोई, उनको सेंस करके प्लांट बहुत ही स्लोली और ग्रेजुअली रिस्पॉन्स देता है। तो इतना आपको ध्यान रखना होगा प्लांट के केस में। अब देखिए, प्लांट जो मूवमेंट दिखाएगा, जो भी प्लांट मूवमेंट करेगा, क्योंकि कोई आपसे पूछे कि मूवमेंट क्यों करेगा प्लांट, तो आपको बताना होता है कि स्टिमुलस को जब कभी सेंस कोई भी ऑर्गेनिज्म करता है तो रिस्पॉन्स देता है और प्लांट का रिस्पॉन्स ग्रोथ के मूवमेंट के फॉर्म में ही होता है। अब ये प्लांट जो मूवमेंट करेगा उसका मूवमेंट दो ही टाइप का होगा। या तो प्लांट ट्रॉपिक मूवमेंट शो करता है या तो नेस्टिक मूवमेंट शो करता है। ये दोनों मूवमेंट्स को हम लोग एक एक करके शॉर्ट में समझेंगे। बहुत ही छोटा टॉपिक है ये और इसमें ज़्यादा डेप्थ में जाके आपको नहीं स्टडी करना, क्योंकि बोर्ड में उसका कोई रेलिवेंस नहीं है। बोर्ड में उतने डेप्थ में नहीं पूछता है, बेसिक क्वेश्चन ही बोर्ड में आते हैं स्टूडेंट्स। देखिए, ट्रॉपिक मूवमेंट क्या है? ये एक तरह का मूवमेंट है जो प्लांट करता है। क्यों करता है प्लांट मूवमेंट्स? क्योंकि प्लांट कोई भी स्टिमुलस जो प्लांट को मिलता है तो उसके पास एक ही ऑप्शन है, मूवमेंट करके रिस्पॉन्स देना। तो प्लांट हमेशा मूवमेंट करेगा तो ही उसको रिस्पॉन्स के फॉर्म में वो दे पाएगा। अब आप देखिए, ट्रॉपिक मूवमेंट्स जो भी होता है वो डायरेक्शनल होता है। यानी कि ट्रॉपिक मूवमेंट का दूसरा नाम क्या हम दे सकते हैं? डायरेक्शनल मूवमेंट। मतलब एक किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन में होगा। अब वो डायरेक्शन जब होगा तो या तो स्टिमुलस की तरफ ही हो जाए या स्टिमुलस से दूर हो जाए। यही दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। डायरेक्शनल मूवमेंट में दो ही पॉसिबिलिटी हैं, या तो स्टिमुलस के टुवार्ड्स मूवमेंट हो या तो स्टिमुलस से अवे मूवमेंट हो। ओके, और इसी मूवमेंट को हम ट्रॉपिक मूवमेंट बोलते हैं, याद रखना पड़ेगा आपको। ओके, और आप देखिए, ये जो ट्रॉपिक मूवमेंट है ये जितने तरह के स्टिमुलस होंगे उतने तरह से होगा, बट होगा मूवमेंट ही है। तो देखिए, आपको मैंने बताया था कि प्लांट लिमिटेड स्टिमुलस के प्रति रिएक्शन दिखाता है। तो उसमें लिमिटेड में कितने हमें स्टिमुलस को कंसीडर करना है? यहाँ पे टोटल 5 करने हैं। एक स्टिमुलस लाइट होगा, तो लाइट को देख करके, लाइट स्टिमुलस को सेंस करके जो प्लांट का रिस्पॉन्स होगा, तो मूवमेंट के फॉर्म में ही रिस्पॉन्स देता है प्लांट, तो उसको बोलेंगे फोटोट्रोपिज्म। जियोट्रोपिज्म, अगर ग्रेविटी एक स्टिमुलस मान ले प्लांट के लिए, तो ग्रेविटी को देख के, ग्रेविटी के अगेंस्ट जो उसका रिस्पॉन्स होगा उसको हम जियोट्रोपिज्म का नाम देंगे। और अगर कोई टच करता है या कोई सपोर्ट मिलता है प्लांट को, जैसे टेंड्रिल्स के पौधे वगैरह होते हैं, तो उसके वजह से उसके अगेंस्ट जो उसका रिस्पॉन्स होगा मूवमेंट के फॉर्म में, उसको थिग्मोट्रोपिज्म का नाम देंगे। और
किसी केमिकल्स की वजह से उसका रिस्पॉन्स अगर आता है तो उसको केमोट्रोपिज्म, और वाटर की वजह से रिस्पॉन्स आएगा तो उसको बोलेंगे हम लोग हाइड्रोट्रोपिज्म। तो आपको याद रखना है कि देयर आर मेन 5 टाइप ऑफ ट्रोपिज्म: फोटोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म, थिग्मोट्रोपिज्म, कीमोट्रोपिज्म और हाइड्रोट्रोपिज्म। ये 5 तरह के ट्रोपिज्म्स होंगे जो आपको ध्यान में रखने हैं। तो ट्रोपिज्म मीन्स ट्रॉपिक मूवमेंट्स, और ये मूवमेंट्स कैसा होगा? डायरेक्शनल होगा, या तो अवे या तो टुवार्ड्स दी स्टिमुली। आपको इतना ध्यान रखना है सभी लोगों को। इसके अलावा जो फोटोट्रोपिज्म होगा या जो जियोट्रोपिज्म, जितने ट्रोपिज्म हैं ये 2 तरह के होंगे, या तो पॉजिटिव होंगे या तो नेगेटिव। ये भी आपको साथ में ध्यान रखना है। पॉजिटिव कब होंगे? जब ये मूवमेंट, ये ट्रॉपिक मूवमेंट जब स्टिमुलस के टुवार्ड्स होगा, उसकी तरफ मूवमेंट होगा, तो उसको पॉजिटिव ट्रॉपिज्म का नाम देंगे, और जब उससे दूर होगा तो उसको हम लोग निगेटिव ट्रॉपिज्म का नाम देंगे। ये आपको एकदम याद रखना है अच्छे तरीके से। अब इसमें आप बना सकते हैं, फोटोट्रॉपिज्म भी 2 तरह का होगा। अगर कोई प्लांट मूवमेंट कर रहा है लाइट की तरफ, जिधर लाइट है उधर ही उसका मूवमेंट हो रहा है, तो पॉजिटिव ट्रोपिज्म हो जाएगा। अगर लाइट के अगेंस्ट या लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा है तो फिर निगेटिव ट्रोपिज्म हो जाएगा। ऐसे ग्रेविटी के अगेंस्ट कर रहा है, मतलब उसकी ग्रोथ प्लांट की ऊपर हो रही है, मूवमेंट उसकी ऊपर हो रही है, जो कि सूट वगैरह में होता भी है, स्पेशली जो प्लांट के ऊपर का हिस्सा होता है, तो उसमें निगेटिव ट्रोपिज्म हो जाएगा। और अगर प्लांट का पार्ट नीचे ग्रो कर रहा है, ग्रेविटी के ही तरफ ग्रो कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है, तो उसको हम बोलेंगे पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म। इसी तरह से थिग्मोट्रोपिज्म, जैसे प्लांट का पार्ट जिससे टच है उसके उल्टा उसका ग्रोथ हो रहा है, तो उसको बोलेंगे निगेटिव थिग्मोट्रोपिज्म, और उसकी तरफ होगा तो पॉजिटिव थिग्मोट्रोपिज्म। ऐसे कीमोट्रोपिज्म, जैसे कि कोई प्लांट में कोई केमिकल जनरेट हो रहा है और उससे कोई ग्रोथ स्टार्ट हो रही है, अगर उसकी तरफ हो रहा है तो पॉजिटिव, उसके अगेंस्ट हो रहा है तो निगेटिव। ऐसे पानी देने पे प्लांट का एक पार्ट आपको अच्छे से मालूम है, जैसे रूट उसकी तरफ ग्रो करता है, जिधर पानी दिया उधर ग्रोथ हुआ, तो वो पॉजिटिव ट्रोपिज्म हो गया। और उसके अगेंस्ट होगा, जैसे प्लांट का जो सूट वाला हिस्सा है, ऊपर का हिस्सा, वो ऊपर जाता है तो वो निगेटिव हाइड्रोट्रोपिज्म कहलाएगा। ओके, तो जितने भी ट्रोपिज्म होते हैं वो 2 तरह के होंगे, पॉजिटिव और निगेटिव, आपको ध्यान रखना है। अब ये ट्रोपिज्म जो प्लांट शो करेगा, तो आपको इसमें कोई एग्जाम्पल पूछेगा कि फोटोट्रोपिज्म के एग्जाम्पल आप दीजिए, तो आप किसी प्लांट्स को ले लीजिए जो प्लांट लाइट के रिस्पॉन्स में कोई मूवमेंट करता हो, आप उसको बता दीजिए। यहाँ पे कोई अगर ग्रेविटी के रिस्पॉन्स में करता हो मूवमेंट, ऐसे तो सारे प्लांट्स ग्रेविटी के रिस्पॉन्स में मूवमेंट्स करते हैं, उनके रूट्स नीचे की तरफ जाती हैं, सूट उसके अगेंस्ट जाता है, ये तो ग्रेविटी ही इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल है। ओके, तो इसको आप ध्यान दीजिएगा। फिर टच के रिस्पॉन्स में करने वाले टेंड्रिल्स वगैरह हैं, जैसे कोई प्लांट के चारों तरफ ऐसे ऐसे कुछ लताएँ ऐसे ऐसे मुड़ जाती हैं, मुड़ मुड़ के टेंड्रिल्स की तरह घूम घूम के ग्रो करती हैं, तो वो एक तरह का थिग्मोट्रोपिज्म का एग्जाम्पल है। ध्यान रखिएगा, टच करने से एक और तरह का रिस्पॉन्स होता है, उसे हम आगे चल के पढ़ेंगे, उसे हम लोग नेस्टिक में देखेंगे, जब वो यूनिडायरेक्शनल ना होकर के मल्टी डायरेक्शनल हो जाएगा। लेकिन अभी जो हम यहाँ थिग्मोट्रोपिज्म पढ़ रहे हैं वो एक ही डायरेक्शन में ग्रोथ की बात करता है सिर्फ। ओके, तो ध्यान रखना है आपको, ट्रॉपिक मूवमेंट हमेशा डायरेक्शनल ही रहेगा, कभी भी ये मल्टी डायरेक्शनल नहीं बनेगा, इसको आपको ध्यान रखना है। अब आप आगे देखिए, जितने भी ट्रॉपिज्म या ट्रॉपिक मूवमेंट्स हो रहे हैं, तो आपने ऊपर क्या पढ़ा था कि जो भी मूवमेंट्स होता है उस मूवमेंट को कौन करवाता है? हार्मोन्स करवाते हैं। अगर हार्मोन्स रिलीज ना होता तो क्या मूवमेंट हो पाता? बिल्कुल नहीं। जितने भी मूवमेंट्स हो रहे हैं वो हार्मोन्स की वजह से होते हैं। तो अभी हम एक एक करके वो सारे हार्मोन्स भी देखेंगे जो इस मूवमेंट्स को करवा रहे हैं। लेकिन उसके पहले एक और हमारा मूवमेंट है, जो सेकेंड टाइप ऑफ मूवमेंट हमने देखा भी है शुरू में, वो नेस्टिक मूवमेंट है। जैसा मैंने आपको बताया था कि पहला वाला डायरेक्शनल है, तो ये कैसा होगा? नॉन डायरेक्शनल होगा। इसमें स्टिमुलस हम कहीं से देंगे, बट जो प्लांट होगा वो मूवमेंट हर दिशा में लेके आएगा, वो कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन मूवमेंट नहीं शो करेगा, किसी भी तरफ कर सकता है। जैसे आप टच मी नॉट जो प्लांट होता है, जिसे मिमोसा पुडिका कहते हैं, तो उस मिमोसा पुडिका के प्लांट को आप टच करते हैं, उसके लिप्स को, तो जिधर से आपने टच किया सिर्फ उधर से वो श्रिंक नहीं करता, वो हर साइड से श्रिंक कर जाता है। तो ऐसे तरह के मूवमेंट्स को हम लोग बोलते हैं नेस्टिक मूवमेंट, जो कि नॉन डायरेक्शनल होता है। एग्जाम्पल आप टच मी नॉट लिख सकते हैं, बस इसमें इतना ही पूछता है। और इस मूवमेंट को कराने के लिए कोई खास हार्मोन्स की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये जो वाटर है, लिप्स के अंदर जो वाटर होता है, उसके पोर्स में जो वाटर अवेलेबल होता है, उसके वेसल्स में जो वाटर होता है, वही इस मूवमेंट को रेगुलेट कर देता है। तो ध्यान दीजिएगा, नेस्टिक मूवमेंट्स के लिए कोई खास तौर पे
हार्मोन्स की आवश्यकता होती नहीं है, और इसलिए थोड़ा ये क्विक मूवमेंट होता है, बहुत तेज़ी से मूवमेंट होता है। ओके, बाकी जो मूवमेंट डायरेक्शनल होते हैं उनके लिए हार्मोन्स की आवश्यकता पड़ती है, जो अभी हम पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं हार्मोन्स कौन कौन से हैं प्लांट्स में। इंपॉर्टेंट हार्मोन्स जो हैं हमें सिर्फ वही देखने हैं। प्लांट्स बॉडी में, प्लांट्स के अंदर बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं, जो एसेंशियल हमारे लिए इस क्लास में है, सिर्फ वही हम देखेंगे। वो क्या है? पहला हार्मोन ऑक्सिन, फिर गिबरलिंस, फिर साइटोकिनिन, फिर एब्सिसिक एसिड है, जिसे हम शॉर्टकट में ABA कहते हैं। वैसे इस पूरे हार्मोन्स को याद करने का शॉर्टकट ट्रिक क्या है? आप याद कर सकते हैं AACG। यही 4 प्लांट हार्मोन्स आपके सिलेबस में दिया है। तो देखिए सभी हार्मोन्स का अपना अपना रोल होगा, और आपने पढ़ा होगा पहले क्लासेस में हार्मोन्स क्या होते हैं? एक तरह के बायोकेमिकल्स होते हैं जो किसी न किसी तरह का चेंजेस लेके आते हैं। ओके, तो वैसे ये हार्मोन्स भी प्लांट के अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस लेके आएंगे। तो देखिए पहला हार्मोन है जिसका नाम ऑक्सिन है, ये सबको याद हो जाता है। ऑक्सिन हार्मोन का मेन काम क्या है? सेल को इलोंगेट करना। इलोंगेशन जब करेगा सेल का तो सेल की ग्रोथ होगी, और ये फोटोट्रोपिज्म में हेल्प करता है। और इस ऑक्सिन हार्मोन को स्टूडेंट्स हम लोग ग्रोथ हार्मोन भी कहते हैं। जहाँ जहाँ प्लांट्स का ग्रोइंग टिप प्रेजेंट रहता है, जैसे कि अगर कोई ये प्लांट है और इस प्लांट में जहाँ जहाँ पे ग्रोथ के टिप्स हैं, जहाँ जहाँ प्लांट का टिप पॉइंट है, उस टिप पॉइंट्स पे ज़्यादा ग्रोथ की आवश्यकता होती है, तो वहाँ ये ऑक्सिन हार्मोन प्रेजेंट रहेगा। तो आपको याद करके रखना है कि ऑक्सिन हार्मोन को हम लोग ग्रोथ हार्मोन भी कहते हैं, और ये सेल इलोंगेशन और फोटोट्रोपिज्म में हेल्प करता है। और एक बात इसी के साथ तुरंत आप समझ लीजिए कि एक्चुअली फोटोट्रोपिज्म कराता कैसे है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समझना, ये बुक में क्लियरली समझाता नहीं है। देखिए आप जब कभी भी फोटोट्रोपिज्म होता है, जो आपने पहले पढ़ा है ये फोटोट्रोपिज्म, तो फोटोट्रोपिज्म के लिए लाइट चाहिए, सनलाइट एज एन स्टिमुलस आता है। प्लांट्स जो होते हैं, प्लांट्स उनमें पहले से ऑक्सिन हार्मोन मान लीजिए यूनिफॉर्मली ऐसे फैला हुआ है। जब सनलाइट इस प्लांट पे आता है, इस प्लांट के पार्ट्स पे पड़ता है, तो जो ऑक्सिन हार्मोन है स्टूडेंट्स वो एक साइड में कंसंट्रेटेड हो जाता है। मतलब जो यूनिफॉर्मली पहले फैला था वो एक साइड में हो गया। और याद क्या रखना है आपको कि हमेशा सनलाइट जिधर से आ रहा है उसके अपोजिट में यह हार्मोन्स इकट्ठा होता है, अपोजिट साइड में, उसकी तरफ नहीं होता। जब इसके अपोजिट में इकट्ठा हुआ स्टूडेंट्स, तो इसी साइड वाले में, प्लांट के इसी वाले पार्ट्स में ज़्यादा ग्रोथ होगा, तो टेम्पररली उस टाइम के लिए भी ऑक्सिन थोड़ा सा एक्स्ट्रा ग्रोथ इस पार्ट्स में करवा देता है। जब इस पार्ट्स में एक्स्ट्रा ग्रोथ हो गया, इस पार्ट की उतनी ग्रोथ हुई नहीं, तो इसका रिजल्ट क्या होगा कि जो ये प्लांट होगा, इस पार्ट के एक्स्ट्रा ग्रोथ हो जाने से इधर कम ग्रोथ, इधर ज़्यादा ग्रोथ है, तो प्लांट इस तरफ झुक जाएगा ऐसे, और इसे ही हम कहेंगे फोटोट्रोपिज्म। मतलब प्लांट ने मूवमेंट शो किया सनलाइट की तरफ झुक करके, तो ये कैसा फोटोट्रोपिज्म हो गया? पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म हो गया। ओके, और अगर ये पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म हो गया, मान लीजिए एक्सेप्शनल केस में कोई ऐसा प्लांट है कि जिधर लाइट आया उधर उसको ऑक्सिन हार्मोन चला गया, तो फिर ग्रोथ इधर हो जाएगा, अपने प्लांट इधर झुकेगा, तो उसको हम क्या मानेंगे? निगेटिव फोटोट्रोपिज्म। ओके, तो फोटोट्रोपिज्म में ऑक्सिन हार्मोन का रोल है, और ऑक्सिन हार्मोन ऐसे अपना रोल प्ले करता है। इसको याद रखना है आप सभी को। पेपर में जब क्वेश्चन आए तो आप चाहें तो डायग्राम बना के जरूर एक्सप्लेन कर दें, जिससे कि आपका पूरा सही होने का चांस रहे। अब आप देखिए जो हमारा दूसरा हार्मोन है, बस आपको उसको याद कर लेना है, जिसका नाम है गिबरलिंस। इसका काम दोस्तों स्टेम इलोंगेशन में है। जो प्लांट का तना वाला हिस्सा है, सूट वाला पार्ट है, उसको चौड़ा करने में ये हेल्प करता है। देखिए अगर ये हम इसको माने कि वर्टिकल ग्रोथ करवाता है, तो ये एक तरह से हम मान सकते हैं कि जो हॉरिजॉन्टल जो एक उसकी जो चौड़ाई है उसको बढ़ाने में कौन काम करता है? गिबरलिंस। और सीड जर्मिनेशन कराने में भी हेल्प करता है, यानी कि जो सीड डोरमेंट होते हैं पहले, उनके डोरमेंसी को ब्रेक कौन कराता है? गिबरलिंस। तो अगर क्वेश्चन पूछे तो आप इसको अच्छे से लिखिएगा। साइटोकाइनिन्स भी तीसरा हार्मोन है प्लांट का, जो कि सेल डिवीजन में हेल्प करता है और एजिंग को डिले करता है। ध्यान दीजिएगा, साइटोकिनिन्स सेल डिवीजन में हेल्प करता है, यानी कि प्लांट्स के अंदर जो फ्रूट्स होते हैं, उनके अंदर जो सीड्स होते हैं, उनके अंदर इसका अमाउंट सबसे ज़्यादा पाया जाएगा। ध्यान दीजिए, कोई पूछे आपसे कि फ्रूट्स के अंदर या प्लांट के अंदर जो सीड्स होते हैं उनमें कौन सा हार्मोन सबसे अधिक पाया जाएगा, तो आपका आंसर होना चाहिए साइटोकिनिन्स, क्योंकि
उसका काम क्या है, सेल डिवीजन करवाना। और देखिए सेल डिवीजन फ्रूट्स के अंदर जो सीड्स है उनके अंदर होगा, तभी तो उनकी ग्रोथ होगी, तभी तो जर्मिनेशन के बाद आगे बढ़ेंगे, उनके अंदर उनके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स आगे बढ़ेंगे, या जो उनका फर्टिलाइजेशन हो गया रहेगा तो उससे न्यू सीड्स न्यू फ्रूट्स फॉर्म होंगे। तो ध्यान दीजिएगा, साइटोकिनिन्स का काम है सेल डिवीजन कराना और एजिंग को डिले करना, ये आपको याद रखना है। तो 3 हार्मोन्स आपके क्लियर हो गए। ऑक्सिन ग्रोथ हार्मोन, गिबरलिन्स स्टेम वाले पार्ट को बढ़ाता है, सीड जर्मिनेशन में हेल्प करता है, साइटोकिनिन सेल डिवीजन कराता है और एजिंग को डिले करता है। शॉर्ट में आपको ये 3 पॉइंट्स याद रखने हैं। अब आइए लास्ट पॉइंट पे। लास्ट जो हमारा हार्मोन्स है उसका नाम एब्सिसिक एसिड है, जिसे हम शॉर्टकट में ABA के नाम से जानते हैं। अब ये हार्मोन बहुत फेमस हार्मोन है, इसे हम ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन्स के नाम से जानते हैं। ये ग्रोथ को इनहिबिट करता है। देखिए अगर आपसे कोई पूछे कि ऑक्सिन का अपोजिट कौन हार्मोन है, तो ये ABA हार्मोन है। क्यों ABA हार्मोन अपोजिट है? क्योंकि ऑक्सिन अभी आपने पढ़ा, इसको ग्रोथ हार्मोन बोला आपने, ये ग्रोथ कराता है, और एब्सिसिक एसिड क्या कराता है, ग्रोथ को इनहिबिट करता है। इनहिबिट का मतलब रोकना, ग्रोथ को ये रोकता है कि प्लांट का एक्सेसिव ग्रोथ ना हो, इसको ये रोकता है। फिर विल्टिंग कराता है, जैसे कि अगर पत्तियां प्लांट से गिरती हैं तो उसको गिराने में ये हेल्प करता है। इसके अलावा आपका जो एब्सिसिक एसिड है इसको हम लोग एक स्पेशल नाम से जानते हैं, जिसका नाम है स्ट्रेस हार्मोन। तो आपको लगता होगा कि स्ट्रेस हार्मोन तो सिर्फ ह्यूमंस में ही होते हैं, बट ऐसा नहीं है, प्लांट्स में भी स्ट्रेस हार्मोन होता है जिसका नाम है एब्सिसिक एसिड या ABA। तो ये आपका रहा प्लांट के सारे हार्मोन्स का डिटेल। तो ध्यान दीजिएगा, प्लांट्स में 4 हार्मोन है, शॉर्टकट में याद रखेंगे, ऑक्सिन, गिबरलिन, साइटोकिनिन्स और एब्सिसिक एसिड। और इन चारों के काम ध्यान रखिएगा। ऑक्सिन का अपोजिट होता है ABA हार्मोन, एब्सिसिक एसिड हार्मोन। ये ग्रोथ को इनहिबिट करेगा, विल्टिंग को कराएगा। ये चारों चीज़ें आपको याद हो जाएंगी तो आप समझ लीजिए, जो आपने जहाँ से प्लांट्स में शुरू किया था कि प्लांट्स में स्टिमुलस होगा, स्टिमुलस जब आएगा तो प्लांट्स के अंदर हार्मोन्स रिलीज करेंगे प्लांट्स के पार्ट्स, फिर प्लांट्स में रिस्पॉन्स जनरेट होगा। वो रिस्पॉन्स किसके फॉर्म में होगा, ग्रोथ के फॉर्म में। इसी ग्रोथ के फॉर्म में जो जनरेट होगा रिस्पॉन्स, उसे ही हम रिस्पॉन्स का नाम देते हैं एक्चुअली। अब आपको समझना है कि जितने भी स्टिमुलस प्लांट्स को मिलेंगे, प्लांट सभी के लिए हार्मोन्स रिलीज नहीं कर सकता, इसलिए प्लांट्स लिमिटेड स्टिमुलस के लिए ही रिस्पॉन्स जनरेट कर पाता है। ओके, तो प्लांट्स के अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में आपको इतनी ही बातें अच्छे तरीके से समझनी थी। एक बार आप देख लीजिए अच्छे से। प्लांट्स के अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन मूवमेंट्स के थ्रू होगा। 2 टाइप का मूवमेंट्स होगा, ट्रॉपिक और नेस्टिक। क्विकली देख लीजिए आप। और जब मूवमेंट्स होगा तो ट्रॉपिक मूवमेंट्स में 5 पार्ट्स बन जाएंगे आपके, 5 तरह के स्टिमुलस के लिए, और ये पॉजिटिव निगेटिव होगा, आपने पढ़ा शॉर्टकट में। फिर नेस्टिक मूवमेंट भी एक तरह का मूवमेंट है जो कि नॉन डायरेक्शनल होता है, और वो हार्मोन्स से कंट्रोल नहीं होता, वो वाटर लेवल से कंट्रोल होता है और इसलिए क्विक होता है। ध्यान दीजिएगा अच्छे से, इसके में टाइम नहीं लगता है। और जितने भी तरह के ये मूवमेंट्स आपने ऊपर देखें, ये सारे मूवमेंट्स जो हो रहे हैं उसके पीछे करवाने के पीछे प्लांट्स के हार्मोन्स का रोल है, और उनकी संख्या 4 हमारे सिलेबस में है, ऑक्सिन, गिबरलिन, साइटोकिनिन्स और एब्सिसिक एसिड। ये चारों के फंक्शंस शॉर्टकट में छोटे में लिखने को आता है, आप इसको देख लीजिए, सेंटेंस बना के पेपर में लिखिएगा ताकि फुल मार्क्स आपको मिले। तो प्लांट्स के अंदर इतने ही टॉपिक्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में आपको देखना था, इतना ही सिंपल था ये। ओके, अब हम इसके बाद एनिमल्स के अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन समझेंगे, जो कि ह्यूमंस के अंदर हमें समझना है। लेकिन उसके पहले हम जल्दी से देख लेते हैं कि इस पार्टिकुलर प्लांट्स के ऊपर, प्लांट्स के अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के ऊपर कितने PYQs, कितने तरह के PYQs हमें स्पेशली देखने को मिले हैं। मैंने कुछ इंपॉर्टेंट PYQs ही पिक किया है, जिसको हम अभी देखेंगे एक एक करके। देखिए, एक कितना अच्छा PYQ 2019 में CBSE बोर्ड ने दिया है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन ट्रॉपिक एंड नेस्टिक मूवमेंट। ट्रॉपिक मूवमेंट और नेस्टिक मूवमेंट में क्या अंतर होता है, अब आप सब आसानी से बता लेंगे कि ट्रॉपिक मूवमेंट डायरेक्शनल होता है, हार्मोन्स से कंट्रोल्ड होता है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। नेस्टिक मूवमेंट नॉन डायरेक्शनल होता है, वाटर लेवल से कंट्रोल होता है, क्विक होता है, और कुछ लिमिटेड प्लांट्स ही इसको करते हैं। ओके, तो डिफरेंसेस आपको तुरंत मिल जाएंगे। फिर नेम 2 प्लांट हार्मोन एंड राइट देयर फंक्शंस। कोई भी 2 प्लांट हार्मोन्स आप ले लीजिए, उनके फंक्शंस लिख दीजिए। नेम 1 ग्रोथ प्रोमोटर एंड 1 ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन। अभी मैंने आपको पढ़ाया ना कि ग्रोथ प्रमोट कौन करेगा, जो ग्रोथ हार्मोन है जिसका नाम ऑक्सिन है। ग्रोथ इनहिबिट कौन करेगा, जो ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन है जिसका नाम एब्सिसिक एसिड है, शॉर्टकट में आप उसको ABA कहते हो।
हाउ डज ऑक्सिन हेल्प इन फोटोट्रोपिज्म, फोटोट्रोपिज्म में ऑक्सिन कैसे हेल्प करता है? तो इसके लिए आपको मैंने बताया ना कि आप क्या करोगे, प्लांट्स कैसे बना लेना, सनलाइट दिखा देना कि कैसे जब सनलाइट आता है तो सारा का सारा ऑक्सिन हार्मोन एक साइड में कंसंट्रेटेड हो जाता है और एज ए रिजल्ट इस साइड की ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है और फिर इधर की कम रहती है, तो प्लांट का जो डायरेक्शन है वो चेंज होकर के सनलाइट की तरफ झुक जाता है और हेंस ये पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म शो कर देता है। तो ऐसे आप दिखाएंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा। ओके, तो इतने ही तरह के PYQs लगभग बनते हैं, बाकी छोटे मोटे और PYQs हैं जिसको कि आप आसानी से कर लेंगे। तो प्लांट्स के अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन खत्म हुआ। अब नेक्स्ट हम जा रहे हैं देखने कैसे एनिमल्स के अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है। ओके।